नमस्कार दोस्तों, वेलकम इनटू अंतर्राष्ट्रीय घटना संग्रह का इस संस्करण ऑफर करने वाले थे। तो वेलकम बैक स्टडी वर्ल्ड। और पिछली बार मैंने शायद आपको रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, एसएलआर, सीआरआर पढ़ाया था। उसमें एक पॉइंट था एमएसएफ का, वो शायद छूट गया था, तो वो वाला पॉइंट अगले वाली स्लाइड में ऐड कर दिया था मैंने। तो जल्दी हो जाए इसलिए मैंने पहले से इसको लिख दिया है। तो एमएसएफ होता क्या है? तो एमएसएफ बेसिकली जो होता है कि एमएसएफ जो होता है, एमएसएफ जो होता है, आरबीआई के द्वारा बैंकों को ऋण दिया जाता है। आरबीआई के द्वारा बैंकों को ऋण दिया जाता है, और ये जो ऋण होता है वो रेपो रेट से 0.5% अधिक होता है। जो इसे लॉन्च किया गया था, ये स्कीम जो थी 2011 में आई थी, 9 मई 2011 को लॉन्च की गई थी। और ये केवल केवल वाणिज्यिक बैंकों के लिए होता है। इसमें सहकारी, कॉर्पोरेट बैंक या रीजनल बैंक शामिल नहीं होते हैं। और इसमें रेपो रेट से, जिसे मैंने इसमें बनाया, इसी को आप वैसे बना लेना। आपको अगर एमएसएफ लिखना आएगा तो आपको क्विक रिवीजन के लिए ये बेस्ट रहेगा। तो रेपो रेट से 0.5% अधिक रहता है। और आपका ये कहना चाहिए, आपके पास जितनी एसिड होगी, बैंक के पास जितनी एसिड होगी, उसका वो 2.5% तक लोन ले सकता है। ठीक है। देन इसमें आप गिरवी क्या रख सकते हो? तो आप इसमें एसएलआर, अपन ने पढ़ा था, एसएलआर में सोना रखते हैं, प्रतिभूतियां रखते हैं। तो बैंक अपने एसिड, आप एसिड का ही कुछ हिस्सा अपने पास ही रखता है, उसको यूज भी कर सकते हो, वो एसएलआर होता है। तो एसएलआर भी आप इसमें गिरवी रख सकते हो। बेसिकली याद रखना, वाणिज्यिक बैंकों के लिए लाई गई थी। कब लाई गई थी? 9 मई 2011 को ये स्कीम लाई गई थी। देन मूव ऑन होते हैं। तो पहली न्यूज ये है, पहली न्यूज ये, सॉरी, पहली न्यूज ये है कि अमेरिका, भारत, इजराइल और यूएई का एक नया अकॉर्ड बना है। अमेरिका, भारत और इजराइल का एक नया अकॉर्ड बना है। तो इसमें इतना कुछ खास न्यूज है नहीं, तो आप क्वाड ही बना है। इसका उद्देश्य बेसिकली अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक मंच जो है उसमें, अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक मंचों में सह मतलब साझेदारी, अमेरिका, भारत और इजराइल और यूएई, मतलब एक अंतर्राष्ट्रीय मंत्र, वो एआई हो गया, क्वांटम कंप्यूटर उत्पादन, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में योगदान के लिए, है ना, इस टाइप से है। तो ये बस इतना पता होना चाहिए, एक नया क्वाड बना है। तो ये इसमें अगर फ्री के हिसाब से देखा जाए तो बस इतना काफी है, मूव ऑन होते हैं। तो अगला जो है वो है आपका ला लीना। ला लीना दिसंबर में, ये क्वेश्चन है आपका। ला लीना दिसंबर में बिगाड़ सकती है मौसम। तो इसमें इंपॉर्टेंट क्या है? बिगाड़ सकती है, ठीक है, अच्छी बात, मतलब ठीक है, बिगाड़ सकती है। आपको ये पता होना चाहिए ला लीना क्या होता है। ला लीना एक स्पेनिश वर्ड होता है जिसका अर्थ होता है छोटा बच्चा। छोटा बच्चा होता है। नॉर्मल कंडीशन ये होती है कि ऑस्ट्रेलिया में एक हाई प्रेशर, ऑस्ट्रेलिया के उसमें हाई प्रेशर बनता है। देन पेरू के तट पे, नहीं, हाँ, पेरू, सॉरी, हाँ, लो प्रेशर बनता है, सॉरी, यहाँ लो प्रेशर बनता है। देन यहाँ पर हाई प्रेशर बनता है। पहले प्रेशर समझ लेते हैं, हाई प्रेशर, लो प्रेशर होता क्या है। अगर मैंने बोला लो प्रेशर बन रहा है, तो यहाँ पर सूर्य की किरणें पड़ रही हैं, सन रे पड़ने से यहाँ का टेम्परेचर जो होता है वो बढ़ जाता है। टेम्परेचर बढ़ने के कारण क्या होता है, यहाँ की जो एयर होती है वो ऊपर चली जाती है, और ऊपर होने से यहाँ पर हो जाता है वैक्यूम, और यहाँ पर एक प्रेशर जो होता है वो लो हो जाता है। तो लो प्रेशर मतलब वहाँ पर हाई वॉल्यूम, हाई टेम्परेचर होगा। ठीक है। देन अगर मैं हाई प्रेशर की बात कर रहा हूँ, तो हाई प्रेशर का मतलब वो कि यहाँ पर जो एयर होगा, टेम्परेचर जो होगा वो कम होगा, और यहाँ पर एयर आ रही होगी, जिसके कारण यहाँ पर प्रेशर जो होगा वो बढ़ जाएगा। यहाँ पर बेसिकली नॉर्मल कंडीशन क्या होती है? नॉर्मल कंडीशन में ये होता है कि पेरू के तट पर बेसिकली हाई प्रेशर होता है, क्योंकि यहाँ पर सूरज की किरणें, यहाँ से सूरज की किरणें समुद्र तट पर पड़ती हैं, और समुद्र तट पर पड़ने से वहाँ की जो पानी को गर्म करके वाष्पित कर देती है, जिसके कारण नीचे का ठंडा पानी ऊपर आ जाता है। यहाँ से युवा ये भाप बन के उड़ गया, देन यहाँ का गर्म पानी ऊपर आएगा, और इस तरह से हाई प्रेशर यहाँ पर जनरेट हो जाएगा। ठीक है ना। हाई प्रेशर, और यहाँ पर जो होता है सूरज की किरणें कम पड़ने के कारण, सूरज की किरणें यहाँ कम पड़ती हैं और यहाँ पर ज्यादा पड़ती हैं। लेकिन ये तो ये नॉर्मल कंडीशन होती है कि यहाँ पर आपका हाई प्रेशर मिलेगा और यहाँ पर एक लो प्रेशर मिलेगा। तो एयर का जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो आपका लो प्रेशर से हाई प्रेशर की ओर होता है। यहाँ से एयर इस टाइप जाने लगेंगी पेरू के तट पर। ये नॉर्मल कंडीशन है। लेकिन विपरीत कंडीशन में क्या होता है, ये नॉर्मल कंडीशन है,
ये नॉर्मल कंडीशन है कि पेरू के तट पर ठंडी जलधारा है और ऑस्ट्रेलिया के तट पर गर्म जलधारा है। ठीक है, तो गर्म जलधारा के कारण यहाँ पर बन रहा है लो प्रेशर और यहाँ पर बन रहा है हाई प्रेशर। ये एक नॉर्मल कंडीशन है। जस्ट इसका विपरीत हो जाए जब यहाँ पर, रुकिए, ये देखिए, ये हाई प्रेशर ये है आपका, उल्टा जब हो जाता है ना, यहाँ पर लो प्रेशर बन गया। लो प्रेशर क्यों बनता है? किसी कारण से अगर सूर्य का ताप जो है, सूर्य की किरणें पेरू के तट पर नहीं पड़ने के कारण, पेरू के तट पर नहीं पड़ने के कारण यहाँ पर जो समुद्र पर जो सूरज की किरणें न पड़ने के कारण यहाँ पर शीत उद्वेलन क्षेत्र जो होता है पूरी नहीं हो पाता, जिसके कारण नीचे का ठंडा पानी ऊपर नहीं आता और ऊपर का पानी हो जाता है गर्म। ऊपर का पानी गर्म होने के कारण समुद्र स्तर के ऊपर की जल हवाओं को वो कर देता है गर्म, जिसके कारण यहाँ पर एक लो प्रेशर जनरेट हो जाता है। लो प्रेशर जनरेट होने के कारण हवाओं का खिंचाव किस साइड होगा? हवाओं का खिंचाव खिंचाव नहीं होगा, यहाँ से हवाओं का खिंचाव यहाँ से दूर जाएंगी और यहाँ पर सूर्य की किरणें कम पड़ने के कारण यहाँ पर बन जाता है हाई प्रेशर, क्योंकि सब सूरज पे ही डिपेंड रहता है। तो यहाँ पर हाई प्रेशर बन जाने के कारण, यहाँ बनता है लो प्रेशर और यहाँ बनता है हाई प्रेशर। लो प्रेशर बनता है, यहाँ पर बनता है हाई प्रेशर, जिसके कारण हवाओं का जो डायरेक्शन होता है वो हो जाता है चेंज। तो अपन इसको इस वाले पेज में समझते हैं अच्छे से। तो इसमें क्या है, ये ऑस्ट्रेलिया है और ये आपका पेरू का तट है। ठीक है, नॉर्मल स्थिति में क्या होता है, व्यापारिक पवनों के कारण यहाँ पर बनता है लो प्रेशर और यहाँ पर बनता है आपका हाई प्रेशर। ठीक है, तो अपनों जो जलधाराओं की जो व्यापारिक पवनों की गति कैसी होती है, लो प्रेशर से हाई प्रेशर की ओर। लेकिन जब अल्नीनो की स्थिति होती है तो क्रिसमस के टाइम क्या होता है, सूरज का प्रकाश यदि कम पड़ने के कारण क्या होता है, जो समुद्र धाराएं होती हैं, समुद्र धाराएं सपोज ये समुद्र धाराएं हैं, या सूरज का प्रकाश कम पड़ने के कारण ये क्षेत्र ही गर्म हो पाता है। ठीक है, जिसके कारण शीत उद्वेलन क्षेत्र, जो नीचे का ठंडा पानी ऊपर आना, ये प्रभावित होता है, जिसके कारण नीचे का मतलब सूरज के कम प्रकाश के कारण शीत उद्वेलन क्षेत्र प्रभावित हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है, नीचे का जो ठंडा वाटर है ना ऊपर नहीं आ पाता। ऊपर ना आने के कारण केवल ऊपर का पानी ही गर्म रहता है, जिसके कारण ये अपनी ऊपर की जो वायु होती है यहाँ पर इसको गर्म कर देता है। वायु गर्म होने के कारण ऊपर उठती है, वायु गर्म करने ऊपर पहुंचती है, यहाँ पर एक लो प्रेशर जनरेट हो जाता है। ठीक है, लो प्रेशर जनरेट हो जाता है तो ये स्थिति जस्ट बदल जाती है। इसको मैं मिटा देता हूँ। ये स्थिति ऐसी हो जाती है, ये है ऑस्ट्रेलिया और ये है आपका पेरू का तट। यहाँ पर बन जाता है फिर आपका लो प्रेशर। लो प्रेशर कैसे बनता है अभी अपन ने देखा, और ये क्षेत्र प्रभावित होता है क्योंकि यहाँ पर लो प्रेशर बना है। जो व्यापारिक पवनें जो होती है उनका बैलेंस होता है, बिगड़ जाता है, जिससे कि यहाँ पर आपका हाई प्रेशर बनता है और व्यापारिक पवनें उल्टा चलने लगती है, क्योंकि पवनें तो लो प्रेशर से हाई प्रेशर की ओर चलेगी, तो ये प्रभावित हो जाता है। यहाँ पर एक हाई प्रेशर का पोल बन जाता है और यहाँ हमारा आपका प्यारा भारत है ये। ठीक है, यहाँ भारत है अपना, ये ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है, और यहाँ पर आपने पढ़ा होगा तो मौसम पढ़ा होगा कि यहाँ मस्करनी हाई पढ़ा होगा, मस्करनीज हाई। ठीक है, इसमें लिखा होगा ये आपका मस्करनी सी, ये आपका ये मस्करनी हाई जो होता है, यहाँ पर दो पोल हो जाते हैं, एक हाई प्रेशर का ये, एक हाई प्रेशर का ये, और ये है आपका भारत। तो जो पछुआ पवनें आती है ना प्रभावित हो जाती है, समझ रहे हो आप, दो दो पोल होने के कारण, जिसके कारण जो भारत है उसका मौसम प्रभावित होता है। ठीक है, देन मूव ऑन होते हैं अभी उसी पे। तो यहाँ पर क्या इस तरह से बनता है, तो इस स्थिति को बोलते हैं अल नीनो। ठीक है, और यही स्थिति में ये एक्सट्रीमली हाई प्रेशर तो बन रहा है, ये उच्च हाई बन जाए और ये निम्न हाई बन जाए, तो इसको बोलते हैं ला लीना। ला लीना स्पेनिश ला, तो ला लीना स्पेनिश वर्ड है, इसका बच्चा होता है छोटी बच्ची। छोटी बच्ची देखा ना, बहुत तेज होती है, इसी कारण तेज हो जाए, हाई प्रेशर तेज हो जा रहा, लो प्रेशर तेज हो जा रहा, तो उसके कारण ये लालीना मिलता है। तो गैस ठीक है ना, क्लियर हुआ। बाकी अपन जब इसको ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो अपन इसको और डिटेल में पढ़ लेंगे। तो अभी माइक लगा, अभी मूव ऑन होते हैं अपन नेक्स्ट न्यूज़ पे।
तो भारत को जीवाश्म ईंधन पेरिस समझौते के लक्ष्यों से अधिक तो पेरिस समझौता हुआ था आपका, तो उसमें भारत के द्वारा जो है आपका अधिक लक्ष्यों से अधिक प्राप्त कर लिया। कहने का मतलब ये है कि 2 डिग्री वाला अपन ने पेरिस समझौता पढ़ा था, पूर्व औद्योगिक स्तर से 2 डिग्री नीचे का स्तर लाना है ताकि टेम्परेचर ना बढ़े, और उसमें 2030 तक अर्थव्यवस्था में उत्सर्जन जो है 33 से 35% की कटौती का दावा किया गया। तो आप ये वाला पढ़ लीजिएगा, ये पर्यावरण के हिसाब से इम्पोर्टेंट है। देन मूव ऑन होते हैं, ये वाला अपन को पढ़ना पड़ेगा, ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन चौथी महासभा का आयोजन, और अभी हाल ही में अमेरिका जो है 101वां मेंबर बना है। ठीक है, ये टोटल मेंबर तो 124 है, मेंबरशिप 124, ठीक है ना। तो अभी बना है, अभी न्यूज आएगी, अभी आप जनवरी वाले में है वो। तो देन तो आईएसए का गठन कब हुआ था, ये क्वेश्चन आता है कि कब हुआ था। तो देखो ये है आईएसए, इसका ये लोगो है। 30 नवंबर 2015 को इंडियन इंटरनेशनल सोलर अलायंस, इंटरनेशनल सोलर सोलर अलायंस का गठन किया गया था। और फाउंडर में पेरिस, और फाउंडिंग कहाँ था, बना कहाँ था, पेरिस समझौता हो तो पेरिस वाले में, पेरिस फ्रांस में बना था। देन हेडक्वार्टर की बात करें तो गुड़गांव में है, हरियाणा में है, और गुड़गांव हरियाणा में है। अगर इसकी लैंग्वेज की बात करें तो इंग्लिश है और हिंदी है। अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन जिसकी ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी है, तो क्या लगाओगे आप, आईएसए। ठीक है, और वर्तमान में डायरेक्टर जनरल कौन है, अजय माथुर। ठीक है, तो इसका गठन कब हुआ था, बेसिकली बता सकता है कोई, मैं बता देता हूँ। 30, उसमें लिखा है वैसे 30 नवंबर 2015 को किया गया था। कॉप बता दे, कमेंट करके बताना कॉप कौन सा है। चलिए बता देता हूँ, कॉप 21। ठीक है गाइस, देन मूव ऑन होते हैं। ग्लोबल हंगर इंडेक्स, ग्लोबल हंगर इंडेक्स, ग्लोबल हंगर इंडेक्स, सबसे पहले इसमें ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत की स्थिति क्या है। मैं इसका एक पूरा जैसा चार्ट बनाया है मैंने ऐसा, और उसमें पूरे इंडेक्स लिख दिए, लेकिन आप उसको पढ़ो, लास्ट में ऐड कर किया है मैंने, सबसे लास्ट में, ताकि सब पढ़ने के बाद फिर आप उसको पढ़ो। तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स की 2021 की बात करें तो भारत की स्थिति 101 है। अब क्वेश्चन आता है कि इसे जारी कौन करता है, तो इसे जारी करता है वर्ल्ड हुंगर हिल्फा, WHH प्लस आपका कंसर्न वर्ल्ड वाइड। ठीक है, कंसर्न वर्ल्ड वाइड, ये दोनों मिलके आपका ग्लोबल हंगर इंडेक्स जारी करते हैं। और भारत की स्थिति क्या है आपको पता होना चाहिए, भारत की स्थिति है 101वां स्थान। ठीक है ना, तो कितने देशों में 101, 100, कितने देशों में 100, कितने देशों में, तो 116 में 101वां स्थान। तो देन मूव ऑन होते हैं। इसका जो मापदंड है वो क्या है, तो वो आपका क्षेत्रीय राष्ट्रीय स्तर पर भूख को मापता है, वैश्विक स्तर पर, क्षेत्रीय स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर भूख को मापना है आपका। देन नेक्स्ट मूव ऑन होते हैं, तो आपका वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक में भारत का, तो ये भी आपको याद रखना है। खाद्य खाद्य सुरक्षा 2013 वाला जो है अपना, ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि कोट लिखने आएगा खाद्य सुरक्षा ऊपर का, आपको लिखना पड़ेगा कि मूल्यांकन करोगे तो आपको पॉजिटिव वे पे लिखना पड़ेगा, आपको पॉजिटिव वे पे लिखना पड़ेगा। तो आपको बताना पड़ेगा हाल ही में भारत का खाद्य सुरक्षा सूचकांक में भारत का 71वां स्थान है। कौन सा, 71वां स्थान है, और भारत के 71वां स्थान है। इसे कौन जारी करता है, तो इससे बताओगे, कार्टेवा एग्री साइंस, कॉर्टेवा एग्री साइंस। ठीक है ना, इसमें लिखा होगा भाई, हाँ ये लिखा है इसमें, कार्टेवा एग्री साइंस के द्वारा ये प्रायोजित किया जाता है। ठीक है, तो कोई भी इंडेक्स आप पढ़ रहे हो ना, जैसे कि इंडेक्स आप पढ़ रहे हो, तो आपको पता होना चाहिए भारत की स्थिति क्या है, स्थिति क्या है, कौन जारी करता है। ठीक है, और यदि कोई प्रमुख मुद्दा रहा हो उससे जुड़ा तो वो होता, बाकी इन दो से भी काम मिल जाएगा, एग्जाम में दो ही से क्वेश्चन आते हैं। देन मूव ऑन,
देन मूव ऑन होते हैं तो WHO ने पहली बार वायु गुणवत्ता मापदंडों में सुधार कर दिया। सुधार करने से तात्पर्य ये है कि जोखिम स्तर को उसने कम कर दिया है। जोखिम स्तर को कम कर दिया तो वापस में देखोगे तो वो वायु में ओजोन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, पर्टिकुलर मैटर, पीएम, बहुत सारे प्रदूषक हैं, उनके स्तर को कम कर दिया। स्तर को कम कर दिया है मतलब क्या, 2.5 के जो है पीएम पर्टिकुलर मैटर, जो मतलब एक माइक्रोन के, एक माइक्रोन से जब छोटा जाओगे ना तो 5 माइक्रोन करीब ये लिखा है। 2.5 मतलब एक माइक्रोन मतलब 0.001 माइक्रोन, ठीक है ना, माइक्रोन का साइन होता है वो। तो माइक्रोन मतलब उसकी उसकी स्तर को कम कर दिया है। संशोधन करने का मतलब ये है कि मापदंडों में संशोधन करने का स्तर है कि उसको और थोड़ा स्तर को और कम कर दिया है, ठीक है। भारत के परिदृश्य की अगर बात करें, नहीं इसमें देखो एक अपन को ऐड करने वाला मिल गया है कि वायु प्रदूषण, आप इसको कोड करके लिख सकते हो। वायु प्रदूषण में लिखने का आ जाएगा कि वायु प्रदूषण में हर वर्ष कि वायु प्रदूषण में आपका वायु प्रदूषण में हर वर्ष कम से कम 70 लाख लोग समय से पहले मौत मौत हो जाती है। ये अपन नहीं कह रहे, ये WHO के आंकड़े हैं, ठीक है। तो उसके बाद मूव ऑन होते हैं तो नेक्स्ट है भारत संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार में फिर से निर्वाचित हो गया है। नेक्स्ट पेज स्लाइड पे है। बाकी आप ये देख सकते हो इसमें 25% ऑफ द डेथ ऑफ कॉज बाय द एयर पोल्यूशन, आप इसको भी कोट कर सकते हो कि भारत में 25% जो मौतें होती हैं वो एयर पोल्यूशन के कारण होती हैं, और इस टाइप से आप लिख सकते हो, ठीक है। और व्हीकल एग्जॉस्ट व्हीकल के द्वारा 60% ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड का निकलता है, कंट्रीब्यूशन है, इस टाइप से। देन मूव ऑन होते हैं नेक्स्ट में, तो आप देखते हैं भारत संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के लिए फिर से निर्वाचित हो गए 14 अक्टूबर 2021 को छठे कार्यकाल के लिए फिर से निर्वाचित हो गया। और ये कब तक रहेगा, तो जनवरी 2022 से दिसंबर 2024 तक ये प्रभावी रहेगा, ठीक है ना। ये लिखा हुआ है 2022 से 2024 तक ये प्रभावी रहेगा। देन मूव ऑन होते हैं सेशल्स में TIWB कार्यक्रम। TIWB कार्यक्रम क्या है, तो TIWB कार्यक्रम है आपका टैक्स इंस्पेक्टर विदाउट अ बॉर्डर। टैक्स इंस्पेक्टर विदाउट अ बॉर्डर आपका सेशल्स में हुआ, इसमें भारत शामिल हुआ। टैक्स इंस्पेक्टर विदाउट द बॉर्डर, तो इसमें स्पेशली देन मूव ऑन होते हैं तो ये आपका FATF में वो बहुत समय से पाकिस्तान जो है वो ग्रे लिस्ट में ही है, और अब तो तुर्की भी शामिल हो गया, ठीक है। तो अपन को ये है कि इससे कोई काम का नहीं है कि पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में, तो आपको पता होगा तो ठीक है। अपन को ये काम का है कि FATF क्या है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, इसका गठन कब हुआ था, तो ये बनी थी 1989 में। ये बनी थी 1989 में, 32 साल हो चुके हैं इसको, 32 साल हो चुके हैं। इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। तो इसमें कितने मेंबर हैं, तो इसमें 38 मेंबर हैं, और इसकी लैंग्वेज की बात करें तो इंग्लिश और फ्रेंच है। बेसिकली इसका काम क्या है, तो इसका काम ये है कि फाइनेंशियल मतलब ऐसे देशों पर रोक लगाना जो बेसिकली टेरर को फंडिंग करते हैं, टेरर को फंडिंग करते हैं, तो इनके द्वारा इसको रोक लगाना है। तो गाइस इसको पढ़ लीजिएगा, ये उतना मतलब FATF तो पहले भी था अभी भी है, वो पाकिस्तान पहले भी था उसमें शामिल, अभी भी था। तो इसमें मुश्किलें क्या होती हैं, अगर जैसे ग्रे लिस्ट में आ गया, अगर ग्रे लिस्ट में आ गया तो दिक्कत क्या होगी, दिक्कत ये होगी कि वर्ल्ड बैंक हो गया, आपका IMF हो गया, ठीक है, ADB हो गया, और आपका ADB हो गया, इनसे क्या होगा ना, सॉरी, इनसे क्या होगा कि इनको लोन, कंट्री को लोन लेने में प्रॉब्लम होगी, मतलब कंट्री को पैसे की जरूरत है तो विकास नहीं हो पाएगा। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में कमी, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में कमी हो जाएगी, आपका अंतर्राष्ट्रीय रूप से इसका बहिष्कार किया जाएगा, ठीक है ना। तो FATF, इसको आप एक बार देख लेना, क्वेश्चन आ सकता है लिखने के लिए, तो FATF, तो आपको पता होना चाहिए बनी कब है, उद्देश्य क्या है, मेंबर कितने हैं, भारत से इसका मेंबर है पता होना चाहिए, और हाल ही में किन देशों को ग्रे लिस्ट में डाला है, कितने प्रकार की लिस्टें होती है, इस टाइप से आपको पता होना चाहिए। तो गाइस मिलते हैं अगले स्पोर्ट्स वाले पैट उसमें स्पोर्ट्स वाले संस्करण में।
तो गाइस ध्यान रखिएगा, रिवीजन इज द की, रिवीजन करिए, देन जल्दी मैं दूसरा वाला जो अगला वीडियो अपलोड कर दूंगा। थैंक यू, धन्यवाद।